आज की सबसे बड़ी खबर ही ये है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराई गई है। बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जीत के बाद बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। कोलकाता में अपने घर से निकल गए हैं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी दफ्तर में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। क्या कहा उन्होंने, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो एग्रेसिवली ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे, उसी का नतीजा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ में शुभेंदु अधिकारी ने हराया। भवानीपुर और नंदीग्राम से जीतकर विधायक बन गए हैं और सबसे प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री की रेस में। अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रबल दावेदार हैं शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो सीएम बीजेपी का बनेगा वो बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बनेगा, वो बंगाल की भाषा का बनेगा, वो बंगाल के कल्चर वाला बनेगा, वो बंगाली बनेगा। तो ऐसे में तमाम समीकरण शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर फिट बैठते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना या कुछ भी अटकलें लगाना जल्दबाजी है, क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से लगातार चौंकाती आई है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि शुभेंदु अधिकारी के स्तर पर जीत का सेहरा बन रहा है और इसीलिए वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उन्हें धन्यवाद भी देंगे और उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। तो जो बात अभी आपने प्राची कही, देखिए उसका एक पहलू ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को भी जब भाजपा में कांग्रेस पार्टी से लाया गया तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, जीत उनके हिस्से आई। और अब ये कहा जा रहा है कि असम में देखिए ये ताकत हिमंता बिस्वा शर्मा की थी और उनके लीडरशिप में ये चुनाव जीता। ठीक उसी तरीके से जब शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से बीजेपी में लाया गया तो पिछली बार का चुनाव भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ा और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। इस बार भी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। भवानीपुर में एक बार फिर ममता बनर्जी को हराया, तो एक नेशनल कैंडिडेट सीएम के तौर पर वही दिखाई देते हैं। अब देखिए बंगाल में 15 साल बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में लेफ्ट को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और 15 सालों तक बंगाल पर ममता बनर्जी ने राज किया था। लेकिन इस बार ये 15 साल का शासन अब पूरी तरीके से हवा हवाई हो गया है और बीजेपी ने सरकार बना ली है। कुछ कंपैरिजन है 2021 और 2026 का जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी का वोट शेयर 2021 में 38.4% था। 77 सीटें बीजेपी 2021 में जीती थी, जो बढ़कर कितना हो गया 45.84%। बढ़ोतरी कितने की हुई 7.44% की बढ़ोतरी की और इसी बढ़ोतरी इसी 7.44% के दम पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। मीनाक्षी, अब आप ये देखिए टीएमसी की जब बात करते हैं तो टीएमसी का यही वोट शेयर 2021 के चुनाव में 48.5% का था। लेकिन 2026 के चुनाव में हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हुआ और मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ। उसका नतीजा ये रहा कि ममता बनर्जी को 40.80% वोट मिला, यानी कि 7.7% का सीधा सीधा यहाँ पर घटाव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनका वोट शेयर भी आप इस बार देखिए ये पहले से और ज्यादा घटा है। 0.13% घट गया है कांग्रेस का वोट शेयर। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 10% वोट गए हैं। इसमें आप लेफ्ट भी लगा सकते हैं, एआईएमआईएम भी लगा सकते हैं, हुमायूं कबीर की पार्टी को भी लगा सकते हैं और इसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा 2021 और 2026 में सीटों का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं ये दोनों चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीती थी, जो 2026 के चुनाव में बढ़कर 206 सीटें हो गई हैं। 129 सीटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में किया है। जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने 2021 में 215 सीटें जीती थी और 2026 यानी कि अभी के चुनाव में सीटें घटकर 81 हो गई। 134 सीटों का नुकसान टीएमसी को हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत तो घटा है, लेकिन सीटों का इजाफा जरूर हुआ है। इस बार 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है। इसके अलावा जब आप अन्य की बातें करते हैं तो इसमें हुमायूं कबीर को आप गिने, जो 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों पर वो चुनाव जीते। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट भी 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आई है। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं ओंकार, तो ये बात तो स्पष्ट दिखाई देती है। जो एनालिस्ट भी लगातार कह रहे थे कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है और मुस्लिम वोटों में बिखराव हो जाता है
तो मत प्रतिशत बीजेपी का 7 से 8% बढ़ना तय है और वो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, ये बात तो साफ है कि जो लेफ्ट का जो वोट था, वोट बैंक, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। जैसे कि देखा गया है आईएसएफ के जरिए भांगड़ इलाके में पिछले बार जैसे कि नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया था, इस बार भी नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल किया। वो गठबंधन में थे लेफ्ट के साथ, तो ये जो उनका जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत लेकिन इंटैक्ट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पे लेफ्ट का जो दबदबा पहले से था वो लेफ्ट का दबदबा देखने को मिला। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डोमकौल क्षेत्र में हुमायूं कबीर जो कि आईपीएस रह चुके थे, वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे इस बार, लेकिन उस जगह से भी तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और उस जगह से लेफ्ट उभरती हुई आगे आया। तो ये जो लेफ्ट का जो वोट प्रतिशत था ये इंटैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगह पे काम किया है और लेफ्ट के ऊपर भरोसा किया है लोगों ने। तो ये दोनों क्षेत्र पे लेफ्ट का तो जीत हासिल किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए फराक्का इलाके में कांग्रेस का जो दबदबा पहले से ही था, तो कांग्रेस ने उस क्षेत्र से भी जीत हासिल किया। तो ये कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। लेफ्ट के दबदबे की आप बात कर रहे हैं, हुमायूं कबीर भी मैदान में थे, 2 सीटें हुमायूं कबीर ने जीती हैं। एआईएमआईएम का बहुत प्रभाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मुसलमान वोटों में बिखराव हुआ, जिसका सीधा नतीजा ये है कि टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। अब बने रहेगा हमारे साथ ओंकार। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी जहां गदगद है, तो वहीं टीएमसी और ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बंगाल के कई शहरों में मारपीट और हिंसा की खबरें आ रही हैं। टीएमसी की हार के बाद बंगाल के कई शहरों में हिंसा और मारपीट हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखी जा रही है। कोलकाता, आसनसोल, नॉर्थ 24 परगना से मारपीट की तस्वीर, तोड़फोड़ की तस्वीर आई है। तो जलपाईगुड़ी, साउथ कोलकाता से लेकर वर्धमान तक तनाव का माहौल है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर उनके दफ्तरों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। तो कहीं पर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की खबर भी है। बेलघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कहीं आगजनी है तो कहीं तोड़फोड़ है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा जो है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी है जो हालात को कंट्रोल में कर रही है। एक फर्क जो 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा और 2026 के चुनाव के बाद की हिंसा में आप देख रहे हैं, वो टारगेटेड हिंसा थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पॉकेट में ये अपने आप ही कुछ ऐसी हिंसक घटनाएं हैं जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस की भिड़ंत में दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए हैं। देखिए, कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती है। गृहमंत्री अमित शाह ने पोलिंग से पहले ही ये साफ कर दिया था कि पोलिंग के बाद, मतगणना के बाद, नतीजों के बाद भी 60 दिन तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिम बंगाल में रहेगी। और ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर अब आपके सामने है। यहाँ पर हिंसक झड़प आप देखिए, कैसे खूनी झड़प हो गई है, एक दूसरे पर प्रहार किया गया है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के कुछ कार्यालय हैं जिनमें तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी काफी गुस्से में हैं। ममता बनर्जी तो यहां तक आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, भवानीपुर के मतगणना सेंटर पर उन्हें लात मारी गई। ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। लेकिन फिलहाल ग्राउंड की तस्वीर आप देखिए कि कैसे आपस में कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं ये आसनसोल की है। इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आई है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठे थे, तभी वहां पर बीजेपी समर्थक आ गए और फिर कुर्सियां फेंक कर एक दूसरे पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों के पर दबंगई का आरोप लगाया। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये सब कुछ सड़क के किनारे हुआ है। आप देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और इन कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कैसे मारपीट हो रही है वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और यही पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है। मीनाक्षी, पिछले 24 घंटों की पूरी स्थिति आपको बता दें। पिछले 24 घंटों में कहां-कहां बवाल हुआ। जलपाईगुड़ी में टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया, ऐसे आरोप लगाया गया। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। इतना ही नहीं, नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं।
पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो हिंसा में 15 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आसनसोल की बात करें तो यहाँ टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच मारपीट की खबर मिल रही है। जलपाईगुड़ी की जानकारी हमने आपको दी, जहां टीएमसी का दफ्तर तोड़ा गया है, टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है और ऐसी ही तस्वीरें साउथ कोलकाता से भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में ये साफ किया था कि बंगाल में बदला नहीं बल्कि बदलाव होगा, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हुए और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी की गई है। टीएमसी पार्षद के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर आई है साउथ कोलकाता से। और एक बार फिर हम दोहरा दें कि 2021 के चुनाव के उपरांत हिंसा को याद करें, बोलपुर जैसी जगह पर वहां महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई और ये इसलिए हुई क्योंकि ये बीजेपी के वोटर थे। तो सोचिए जरा, वो 2021 के बाद की स्थिति क्या थी। तब तो टीएमसी खुद ही सत्ता में वापस आई थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टारगेटेड हिंसा होना और इस तरीके की हिंसा होने में बहुत फर्क है। बंगाल की सत्ता से टीएमसी आउट हो गई है और अब सीधे बीजेपी पर आरोप का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। टीएमसी का कहना है कि जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थक लोगों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की और ये बीजेपी का असली चेहरा है। हालांकि अभी तक इस मामले में बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और जाहिर है पुलिस है, पूरा तंत्र है, छानबीन होगी, जिसकी गलती होगी उसको कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा। लेकिन जो टीएमसी का आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर, हमारे सहयोगी पवन भी जुड़ चुके हैं। तो ओंकार, पहले तो ये बता दी, जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, कितनी सच्चाई है इसमें? जी देखिए, कल जैसे कि देर रात को देखा गया, रूबी मोड़ के करीब जो पार्षद के दफ्तर है सुशांतो घोष के, उस जगह पर लगभग 100 से 150 लोग पहुंच गए। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आरोप ये लगाया गया कि उनके हाथों में बीजेपी का झंडा था, तो वो लगातार तोड़फोड़ की और इसके साथ साथ आगजनी की भी की, उसके दफ्तर पे आग भी लगा दिया गया। ऐसे ही आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है रूबी मोड़ के घटना में। इसके अलावा कल जब मतगणना चल रहा था, उसी दौरान एक्साइड मोड़ जो भी साउथ कोलकाता में ही है, वहां पर जैसे कि देखा गया था कि तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उस जगह पे बैठे हुए थे। तो उसके बाद जैसे कि लगातार देखा गया कि कम से कम 100 से 150 लोग आए और आने के बाद लगातार हमला चलाया। की बड़ी खबर हम पहले दर्शकों तक पहुंचा दें। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने ये बड़ी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने ये जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 9 मई को बीजेपी की सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा पश्चिम बंगाल में। अब चेहरा कौन होगा, इसको लेकर मंथनों का दौर शुरू होगा, बैठकें होंगी और ये तय किया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार आजादी के बाद बन रही है, तो जिम्मेदारी किस चेहरे को दी जाए। क्या वो शुवेंदु अधिकारी होंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, इस पर बीजेपी अभी मंथन करेगी। लेकिन ये अब तय है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी दे दी है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। इतना तो तय है कि ये शपथ ग्रहण समारोह बड़ा होगा, भव्य होगा, ऐसा होगा जिसकी पूरे देश में चर्चा होगी और बीजेपी के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुलाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी रैली में प्रचार करके गए थे तो उन्होंने कहा था कि जा रहा हूं और अब 4 मई के बाद आऊंगा, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। तो तारीख तो तय हो गई है 9। देखिए 9 तारीख को ही चुना गया है क्योंकि रविंद्र जयंती भी है उस दिन और उसी दिन नया सरकार का
शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। समीक भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ये खुलासा आज किया है। हालांकि इस बात पे चर्चा तो हो रहा था कि 9 तारीख के डेट को ही क्या फाइनलाइज किया जाएगा। आखिर तक बीजेपी का कोर कमेटी का जो बैठक है, उस बैठक के बाद 9 तारीख के दिन को चुना गया है, जिस दिन तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उन्हें सभी को न्योता दिया जाएगा और सभी को आमंत्रण के बाद वो सभी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जब वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद मैं फिर वापस आऊंगा। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये काफ़ी खास होगा, क्योंकि पिछले बार जैसे कि देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वो अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उनके पीछे जैसे कि देखा गया था कि दक्षिणेश्वर मंदिर का एक रेप्लिका रखा गया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, ऐसे ही बीजेपी सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिल पा रहा है। और समीक भट्टाचार्य ने जो खुलासा किया है जो कि 9 तारीख को ही ये शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। जैसा आप कह रहे हैं, जैसा भी मीनाक्षी कह रही थी कि बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के सामने, इसलिए इस बड़े मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी बताएगी कि पश्चिम बंगाल में जीत के मायने उसके लिए क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर अगर बीजेपी कमल खिला रही है तो उसके मायने क्या है। अब पवन, अगर चेहरों को लेकर बात कर लें तो एक प्रमुख चेहरा हमें शुवेंदु अधिकारी नजर आते हैं। आप तो पश्चिम बंगाल में हैं, बीजेपी के नेताओं से रोज रूबरू होते हैं। शुवेंदु अधिकारी के अलावा क्या कोई और नाम है जिस पर कार्यकर्ता चर्चा करते हैं, या एकमात्र नाम शुवेंदु अधिकारी का सामने आता है? देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा कमी विरोधी यही गिनवाते थे कि हमारे पास ममता का चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरा कौन है। और बीजेपी ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर किया है। जहां तक बाकी चेहरों की बात है, आपने समीक भट्टाचार्य का जिक्र किया, जो कि बंगाल के अध्यक्ष हैं। शुवेंदु अधिकारी हैं, जायंट किलर हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री को 2 बार हराने का उनका रिकॉर्ड है। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, वो यहाँ भवानीपुर में उनका घर है। यहाँ पर कमल खिलने में 70 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी का भवानीपुर से जीतना, ममता को हराना, अमित शाह का उन्हें कहना कि आप 2 सीटों पर जाकर लड़िए, ये संकेत दिखाते हैं कि दावेदारी शुवेंदु अधिकारी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी के पास चेहरों की कमी है। बीजेपी के पास वो चेहरे भी हैं जो यहाँ पहले से मौजूद रहे हैं। दिलीप घोष, पहली बार जब यहाँ 2016 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, तो उनमें से एक दिलीप घोष थे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा बीजेपी में सरप्राइज नाम आना कोई नई बात नहीं है। हमको भी, आपको भी और दर्शकों को भी आदत हो गई है। लेकिन अगर आप नाम के वजन पर तौलें तो शुवेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी का विरोध करते हुए ममता का साथ छोड़कर 2018 में यहाँ, माफ कीजिएगा, 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उसके बाद 77 सीटें आई तो एलओपी बने और बाकायदा वो जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दिए। तो शुवेंदु अधिकारी की दावेदारी तो है, मजबूत दावेदारी है, लेकिन बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी दावा नहीं करना चाहेगा। लेकिन पवन, ये भी तो देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली का ही मैं हवाला देती हूँ। उन्होंने कहा कि शुवेंदु नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे सिर्फ। मैंने उनसे कहा कि आप इस बार भवानीपुर भी जाइए, वहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को हराइए। तो जब 2-2 सीट से 2-2 बार आप सिटिंग सीएम को हराते हैं तो उसका पारितोषिक तो मिलना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन पवन, आपका भी और ओंकार आपका भी। अब देखते हैं कि डिसाइड क्या होता है, बीजेपी क्या तय करती है। बंगाल में आखिर ममता के हाथ से सत्ता की बागडोर छिन गई है, ये आज का सबसे बड़ा सच है। और बीजेपी आखिरकार यहाँ पर भगवा लहराने में कामयाब रही है। बिल्कुल। और इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, कितने सालों की मेहनत छिपी है? मीनाक्षी, उन चेहरों का भी जिक्र आइए कर लेते हैं जिन चेहरों ने मेहनत करके पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जो आजादी के बाद से पहली बार हुआ है। और ऐसे में सबसे पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर गृह मंत्री अमित शाह का, शुवेंदु अधिकारी का और सुनील बंसल का, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर माइक्रो मैनेजमेंट किया है। और इसी में नाम है भूपेंद्र यादव का भी। जरा इस पूरे ग्राफिक्स को शुरू से चलाइए और शुरू से सारी बात हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रचार
भय हारेगा भरोसा जीतेगा का नारा अमित शाह, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की व्यू रचना जिन्होंने रची और शुवेंदु अधिकारी जिनका चेहरा सामने था, ममता के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा संभाला। और इसके साथ ही साथ सुनील बंसल जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल की नब्ज क्या है, ये देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, कहां पर किस नेता को रखना है, किस नेता को जिम्मेदारी देनी है किस बूथ की, ये सब कुछ सुनील बंसल कर रहे थे, तो इनको भी क्रेडिट जाता है। और भूपेंद्र यादव चुनाव प्रचार की रणनीति और तालमेल का जिम्मा इनके कंधों पर था और इस पूरी टीम ने मिलकर पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का सपना था। आप ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल से इमोशनल कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जन्मभूमि है और यहां पर कमल ना खिलना एक टीस बीजेपी के सामने थी और इस टीस को अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी दूर कर दिया है बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी की तो टीस दूर हुई, लेकिन इसके बाद जो विपक्षी दलों में टीस रह रह कर उठ रही है, जख्म रह रह कर हरे हो रहे हैं, उसका एक ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जब बीजेपी अपने सबसे बड़े लोकप्रियता के चरम पर थे, तो फिर जरा मैं ये बड़ी खबर पहले बता दूं और उसके बाद फिर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। आपको जानकारी दे दें, आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच चुकी है। सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 7 सांसदों की बगावत का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। सीएम भगवंत मान थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब के सभी विधायकों की परेड होगी राष्ट्रपति के सामने और बगावत करने वाले सांसदों की शिकायत भी होगी। उधर राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से अब से थोड़ी देर पहले मिले। उनके साथ 6 राज्यसभा सांसद भी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन की। भगवंत मान सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से निकले। उनके सभी विधायक बस में सवार हुए और दिल्ली कूच कर गए। सभी की आज राष्ट्रपति के सामने परेड करवाई जाएगी। 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि भगवंत मान ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन वो राष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करेंगे। तो उधर राघव चड्ढा भी अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। अब ये जितनी भी टैक्टिक्स आप देख रहे हैं, ये केवल सुर्खियां बटोरने की टैक्टिक्स है। अगर वाकई में इन 7 सांसदों को वो अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो उन्हें इसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। राष्ट्रपति के सामने अपने सारे विधायकों की परेड करवा कर वो केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो उन्हें ऑलरेडी बहुमत हासिल है और ये अभी हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार पूरे पंजाब के सामने रखा कि पार्टी के पास बहुमत है और सरकार उनकी है। और ऐसे में देखा जाए तो इन बागी सांसदों पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 2/3 अगर सांसद कहीं दूसरी पार्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उन पर कोई कानून नहीं लगता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा ही राघव चड्ढा ने किया है 6 सांसदों के साथ मिलकर। अब ऐसे समझिए, भगवंत मान और उनके सभी विधायक दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। बागी सांसदों की शिकायत वो महामहिम से करेंगे, तो उधर राघव चड्ढा भी बागी सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं। सुबह चंडीगढ़ में एक साथ निकले हैं सब कोई और अब इनको राष्ट्रपति भवन पहुंचना है। लेकिन राष्ट्रपति भवन जाने की इजाज़त सिर्फ भगवंत मान को दी जाएगी, पंजाब के मुख्यमंत्री को दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ समय दिया गया है। और उसके अलावा जो भी विधायक आ रहे हैं उनको रोका जाएगा रफ़ी मार्ग पे, रेल भवन के बिल्कुल पास का इलाका मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पे देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग है, कई लेयर की बैरिकेटिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में जो पंजाब के सीएम के अतिरिक्त किसी भी विधायक और मंत्री को राष्ट्रपति भवन नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल ये हुआ इसलिए है कि सभी विधायक और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो एक तरह से अपमान है पंजाब की जनता का और साथ में मैंडेट का अपमान है। इसीलिए ये लोग राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। ये बस है, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बस में बैठे हुए हैं और इनको रोका जा रहा है। ये बस आगे नहीं जाएगी। 2 बसों में भर के अभी तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका है, वहाँ पे जो भी पायलट की गाड़ियाँ थी उनको वापस कर दिया गया।